अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है लावा लेक, जो कि है यूएसए के स्टेट ओरेगॉन में। और मैं आप लोगों को लेके चलने वाला हूं आज के वक्त से लगभग 101 साल पहले सेंट्रल ओरेगॉन में। अब देखिए, मौसम पिछले 2 हफ्तों से बहुत ही कठिन और बेरहम था जब ओवेन मॉरिस और उसका साथी पॉल परलिंस अपनी यात्रा पर निकले। वो गहरी बर्फ में से गुजरते हुए आगे बढ़े और जैसे जैसे वो एक अकेली लकड़ी के केबिन के पास पहुंचे जो एक घने जंगल के किनारे थी, उन दोनों को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। केबिन तक जाने वाले रास्ते पर किसी भी पहरों के निशान नहीं थे और ना ही चिमनी से धुआं निकल रहा था। जीवन का कोई भी आसार न मिलने का एक बुरा संकेत वहां पे उन लोगों को दिख रहा था। ओवन ने अपने छोटे भाई डेवी मॉरिस से 3 महीने से कोई भी खबर नहीं सुनी थी। अब जैसे ही ओवेन मॉरिस और उसका साथी पॉल पुरलिंस उस रिमोट केबिन के पास पहुंचे जहां पे डेवी और उसके साथी एडवर्ड निकोल्स और रॉय विल्सन काम कर रहे थे, वहां ओवेन मॉरिस के सबसे बुरे डर सच होते नजर आए। अब कहानी कुछ लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग हो रही थी। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा आसान बना देता हूँ। ये कहानी है 3 फर ट्रैपर्स की, जिसमें पहले का नाम है डेवी मॉरिस, दूसरे का नाम है एडवर्ड निकोल्स और तीसरे का नाम है रॉय विल्सन। अब इन तीनों का तो काम ही था जानवरों के फर को निकालकर उसको बाजार में बेचकर पैसे कमाना। इसीलिए ये तीनों इसी काम पे निकल आए थे। लेकिन 3 महीने से इनकी कोई भी खबर न मिलने की वजह से इनके भाई यानी डेवी मॉरिस के भाई ओवेन मॉरिस इनको ढूंढने आए थे। अब ओवेन मॉरिस आए थे अपने दोस्त पॉल पुरलिंस के साथ। अब मैं पहले ही बता दूं, ये बहुत ही बर्फीला इलाका था। हद से ज्यादा ठंडी इस जगह पे पड़ रही थी। अब हम लोग सीधा सीन पे आ जाते हैं। अब धीरे से ओवन ने उस कैबिन का दरवाजा धक्का देकर खोला, अपनी पिस्टल निकाली और पुरलिंस को भी वही करने का संकेत दिया। पहले तो पुरलिंस थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। हालत की गंभीरता को समझते हुए केबिन के अंदर वो दोनों धीरे धीरे घुसते हैं। तुरंत उन दोनों को समझ आ गया था कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ पड़ा है। शिकार का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और स्टोव पर एक जली हुई कढ़ाई में खाने के बचे हुए कुछ अंश चिपके हुए थे। कागज और कचरा जमीन पर बिखरा हुआ था और एक बिल्ली का सूखा पड़ा हुआ लाश एक कोने में था। उदास और गुस्से से भरा ओवेन अपनी रिवॉल्वर को जोर से पकड़ के बाहर चला गया। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ट्रैपर्स बिना राइफल्स के कैबिन नहीं छोड़ेंगे जब तक वो जिंदा होते। ओवन ने आसपास के ट्रैप्स और लाइंस को देखा जो मरे हुए जानवरों से भरे पड़े थे, और ये सारी चीजें कई महीने पहले ही हुई थी। मतलब वो जानवर कई महीने पहले ही मर गए थे। तभी पुरलिंस ने उसे कैबिन के पीछे आने के लिए बुलाया। केबिन के पीछे एक छोटी सी जगह थी जो फॉक्सेस को पकड़ने के लिए बनी थी। वहां उनको एक खून से सना हुआ लकड़ी का हथौड़ा बर्फ में पड़ा मिला। चलिए अब मैं इस कहानी को थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ। डेवी मॉरिस ने साल 1923 के अंतिम हफ्तों में ट्रैपिंग का काम शुरू किया था, जब एड लोगन, जो एक लोकल लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर था, उसने उसे सर्दी के मौसम में काम करने का मौका दिया। लोगन के पास लिटिल लावा लेक के पास एक छोटी सी केबिन थी और उसे वहां कुछ ट्रैपर्स की जरूरत थी जो पूरी सर्दी वहां गुजारे। अब डेवी, जो उस वक्त बेरोजगार था, इस मौके को छोड़ नहीं सकता था। उसके साथ एडवर्ड निकोल्स और रॉय विल्सन भी शामिल हुए और तीनों ने कठोर सर्दी में काम करना शुरू कर दिया। अब क्रिसमस से 2 दिन पहले तीनों बेंड शहर वापस आए और उनका स्लेड पूरी तरीके से जानवरों के खानों से भरा हुआ था। लोगन को अपनी कमाई का हिस्सा देने के बाद भी उन्होंने अच्छी खासी कमाई कर ली थी। डेवी ने अपनी कमाई से पहले अपने परिवार के साथ शाम को दारू पीने का जश्न मनाया। अब उन लोगों को आखिरी बार 15 जनवरी को एलन विल्कॉक्सन, जो एक रिजॉर्ट का मालिक था, उसने देखा था। उसने बताया कि वो तीनों हद से ज्यादा खुश थे क्योंकि वो अपने काम में सफल हो रहे थे। लेकिन अप्रैल के शुरू होते ही जब उनकी कोई भी खबर नहीं मिली तो लोगन ने ओवेन को कहा कि वो जाके ट्रैपर्स की खबर ले। जब ओवेन और पुरलिंस ने कैबिन में जो देखा, उसके तुरंत बाद वो शहर वापस लौट आए और लोकल शेरिफ को जानकारी दी। डेप्यूटी शेरिफ क्लैरेंस एडम्स ने तुरंत ही एक सर्च पार्टी तैयार करी, जिनमें कुछ ट्रैकर्स और शिकारी भी शामिल थे जो उस इलाके को अच्छे तरीके से जानते थे, यानी उस इलाके से वाकिफ थे।
जब वो कैबिन पहुंचे तो उन्होंने आसपास के जंगल को छानने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटवारा किया। एडम और उसकी छोटी टीम लिटिल लावा लेक की तरफ बढ़ी। केबिन से क्वार्टर मील दूर उन्होंने एक स्लेट देखा जो आधी बर्फ में डूब चुकी थी और उसकी लकड़ी की पत्तियां खून से सनी हुई थी। और आगे जाने पर उन्होंने बर्फ में एक बड़ा सा छेद देखा जो अब फिर से जाम हो चुका था। पास ही एक पेड़ के झुंड के नीचे उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। मर चुके लोमड़ियों की लाशों के बीच उनको गीले बालों का एक गुच्छा और कुछ इंसानी दांत भी मिले। अब इस चीज को देखकर एक्सपीरियंस मेंबर भी पूरे तरीके से हिल गए और कुछ तो घबराहट के मारे पीछे हट गए। अब सिर्फ शेरिफ एडम्स के सख्त हुक्म ने टीम को उस भयानक काम पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया जो कि उस वक्त जरूरी भी था। अब सर्च पार्टी ने उस जम चुकी बर्फ के छेद को तोड़ा और नीचे उन तीनों गायब ट्रैपर्स की लाशें मिली। तीनों की शरीर में पिस्टन या शॉटगन की गोली के निशान थे। साथ ही उनके शरीरों पर हथौड़े से मारे गए घाव भी थे जो मौत से पहले या बाद में दिए गए होंगे। अब रॉय विल्सन का दाया कंधा शॉटगन की गोली से पूरा उखाड़ दिया गया था, लेकिन उसकी मौत उसके कान के नीचे एक पिस्टल की गोली से हुई थी। डेवी मॉरिस का बायां हाथ भी शॉटगन की गोली से छल किया गया था। उसके बाद उसके सर के पीछे एक लो कैलिबर पिस्टल की गोली लगी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एडवर्ड निकोल्स का शरीर। उसका नीचे का जबड़ा शॉटगन की गोली से उखड़ गया था, लेकिन उसका चश्मा बिल्कुल सही सलामत था। उसकी जैकेट में एक पॉकेट वॉच मिली जो उसी गोली से टूट गई थी, जो 9:10 पर रुक गई थी। ये और कैबिन में बिखरे ब्रेकफास्ट के बचे हुए कुछ टुकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया कि ट्रैपर्स को सुबह उठते ही केबिन से बाहर बुलाकर मारा गया होगा। इंजरीज देखकर डेप्यूटी शेरिफ क्लैरेंस एडम्स ने कंक्लूड किया कि उन तीनों को अपने आप को बचाने का मौका ही नहीं मिला। क्राइम सीन पे लूटपाट के कोई भी निशान नहीं थे। कीमती पेल्ट्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। एडम्स को पता था कि कम्युनिटी इस ब्रूटल क्राइम का जवाब और इंसाफ मांगेगी। पहला शक इंडियन एरिक्सन पर गया, जो एक लोकल वुड्समैन और मूनशाइनर था और जिसका पहले भी प्रॉब्लम से नाम आता रहता था। जैसे कि वो बंदा क्राइम्स और इन सारी चीजों में, इन सारे केसेस में अक्सर उसका नाम आता रहता था। लेकिन एरिक्सन जल्दी ही क्लियर हो गया जब कई गवाहों ने उसकी एलिबीज दिए। फिर शक ली कॉलिंस पर गया, जिसका नाम एडवर्ड लोगन ने सस्पेक्ट के रूप में लिया था। अब कॉलिंस पर ट्रैपर से चोरी करने का इल्जाम लगाया गया था और उसका निकोल्स से झगड़ा भी हो चुका था। अब झगड़े का मेन रीजन ये था कि निकोल्स ने उससे अपना वॉलेट चोरी करते हुए पकड़ लिया था। अब इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ली कॉलिंस का असली नाम चार्ल्स किन्से था, जो साल 1923 में एक अटेम्प्टेड मर्डर के केस में वांटेड था। किन्से एक स्टेज कोच ड्राइवर था और उसने W.O. हैरिसन पर हमला किया था। उसे गला घोटकर कुएं में फेंका था। हैरिसन बच गया था और उसने किन्से की शिकायत की। उसके बाद किन्से जंगल में भाग गया था। जब किन्से को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया तब पोर्टलैंड सिटी पुलिस ने एडम को इन्फॉर्म किया कि किन्से को 22 जनवरी साल 1924 को देखा गया था, जब वो एक ट्रैफिक ऑफिसर से फोर्ड डीलर का एड्रेस पूछ रहा था। एडम ने इस लीड को फॉलो किया और शूमेकर फोर्ड कंपनी तक पहुंचा, जहां के ओनर काइल शूमेकर ने कंफर्म किया कि एक आदमी ने कुछ दिनों पहले हाई वैल्यू पेल्ट्स बेचे थे। और तो और उसने रिसिप्ट पे एडवर्ड निकोल्स का नाम और ट्रैपर्स लाइसेंस भी यूज किया था। अब 5 साल तक नेशन वाइड मैन हंट के बाद भी किन्से पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसे कैलिस्पेल मोंटाना में फाइनली पकड़ लिया गया। उस पर मर्डर्स के इल्जाम लगाए गए, जेल में ट्रायल के लिए रखा गया। लेकिन केस उस वक्त टूट गया जब 2 मेन विटनेस ने उसकी पहचान नहीं की और कई एलिबीज ने विटनेस ने कंफर्म किया कि किन्से उस वक्त कोलोराडो में मोफेट टनल कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था। अब लावा लेक मर्डर से एक्विट होने के बाद भी किन्से को रॉबरी और हैरिसन के टेस्टिमनी पे अटेम्प्टेड मर्डर के लिए गिल्टी पाया गया। उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा भी मिली और वो ऑरेगन स्टेट पेनिटेंशियरी में मर गया। और वो मरते दम तक लावा लेक केस में अपनी बेकसूरी को मानता रहा। भले ही कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, काउंटी शेरिफ ऑफिसर को यकीन था कि किन्से ही किलर था और केस बंद कर दिया गया बिना और किसी सस्पेक्ट से मिले। लेकिन डाउट इस बात भी रहा
कि क्या किंसले अकेला था, क्योंकि 3 अलग अलग वेपन यूज किए हुए थे जो मल्टीपल एसेलेंट होने की तरफ इशारा कर रहे थे। ये भी अजीब था कि किंसले, जो पहले से अटेम्प्टेड मर्डर के लिए वांटेड था, वो बॉडीज को आइस के नीचे छुपाने में इतनी मेहनत क्यों करता, जबकि वो तुरंत भाग भी तो सकता था। अब कई सालों बाद किंसले और रे वैन बुरेन जैक्सन के बीच एक लिंक सामने आया, जो एक लोकल स्कूल टीचर का था, जिसका नाम अर्ली 1900 में 6 कंट्रोवर्शियल डेथ में आता था। हालांकि कभी भी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया, लेकिन वो उन सब लोगों से कनेक्टेड था जिनकी मौत को सुसाइड या पॉइजनिंग बताया गया था, जो काफी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में भी हुई थी। अब लावा लेक मर्डर्स की ब्रुटैलिटी ये दिखाती है कि किलर में सीवर इमोशनल डिटैचमेंट था, जो कि विलेक्सा एक्स मर्डर्स जैसे केसेस से मिलती जुलती है। हालांकि इन दोनों केसेस के सर्कमस्टेंसेस बहुत ही अलग हैं, लेकिन कैलकुलेटेड एफिशिएंसी ये पॉसिबिलिटी उठाती है कि या तो ये सीरियल किलर था या फिर एक से ज्यादा लोग थे जो ट्रैपर्स को टारगेट कर रहे थे बहुत पहले से ही। अभी तक लावा लेक मर्डर्स का राज नहीं सुलझ पाया है और शायद कभी भी न सुलझ पाए। अब ज्यादातर लोग यही मानते थे कि किंसले ही असली किलर था, जो शायद बदलते वक्त के साथ अपनी बदलती हुई शक्ल की वजह से कन्विक्शन से बच गया। लोग उसे पहचान ही नहीं पाए, लेकिन मल्टीपल परसेप्टर्स और एक सस्पेक्टेड सीरियल किलर के लिंक्स का भी डाउट लोगों के मन में था। असलियत चाहे कुछ भी हो, इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने से उम्मीद जिंदा रहेगी कि शायद कभी तो ये केस शायद सुलझ पाए। अब देखिए, महज 5 मिनट पहले मैंने आप लोगों को बोला कि शायद इस केस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद 1% उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। अब जाने से पहले आखिरी में मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि साल 2013 में एक बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था द ट्रैपर मर्डर्स, और उसको लिखी थी मेलेनी टपर ने। और उनके अकॉर्डिंग असली मर्डर्स थे किम जी और वो स्कूल टीचर जिसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले करी और जिसका नाम था रे वैन बुरेन जैक्सन। अब इस स्कूल टीचर के ऊपर तो पहले से ही बहुत सारे केसेस का इल्जाम था, मतलब कभी भी वो चीज प्रूव नहीं हुई, लेकिन शक की निगाहों में तो ये स्कूल टीचर शुरुआत से रहा ही था। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस इंसान ने साल 1938 में सुसाइड कर लिया था। अब सच्चाई तो ये है कि इस केस से जुड़ी जितनी भी लीड्स, जितने भी लोग सामने थे, मैंने सब लोगों को आपके सामने रख दिया और कोई लीड बची ही नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। शुक्रिया।